जहां एक तरफ इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुष्पक विमान की तीसरी बार सटीक लैंडिंग की है। और इन सब के बीच में पुतिन ने ये क्यों कहा कि एशिया में घुस रहा है नाटो। पुतिन वियतनाम के बाद भारत के पास खास वजह से आए हैं। क्या दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और दिखा दिया है कि भारत के वैज्ञानिक क्षमता में कितनी ताकत है और इसरो क्या क्या कर सकता है। इसरो ने आज घोषणा की है कि उसने काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में RLV पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग करा दी है। इसरो ने कहा है कि उसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV का कामयाब परीक्षण किया है और लगातार तीसरी बार कामयाब परीक्षण करके इसरो ने नया इतिहास बना दिया है। इसरो ने इससे 22 मार्च को दूसरी बार RLV का कामयाब परीक्षण किया गया था। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एडवांस ऑटोनोमस क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए सटीक क्षैतिज लैंडिंग की है। RLV लेक्स के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ इसरो ने ऑर्बिटल रीयूजेबल व्हीकल RLV ORV में प्रवेश किया है। इसरो ने कहा कि ये लैंडिंग काफी तेज हवाओं के बीच करवाई गई है और लैंडिंग से पहले मुश्किल वातावरण का निर्माण किया गया था ताकि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इस क्षमता का परीक्षण किया जा सके। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इस मिशन ने अंतरिक्ष से लौटने वाले वाहन के लिए दृष्टिकोण और लैंडिंग इंटरफेस और हाई स्पीड वाली लैंडिंग स्थिति को फॉलो किया है, जिससे रीयूजेबल प्रक्षेपण यान के विकास के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को हासिल करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की विशेषज्ञता की पुष्टि हुई है। इसरो की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि RLV LEX-03 ने काफी चुनौतीपूर्ण रिलीज स्थितियों, तेज गंभीर हवाओं की स्थितियों के तहत RLV की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का फिर से प्रदर्शन किया है। इसरो ने अपने बयान में कहा कि पुष्पक नामक पंख वाले वाहन को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर रनवे से 4.5 किलोमीटर दूर एक रिलीज पॉइंट से छोड़ा गया। पुष्पक ने स्वायत्त रूप से क्रॉस रेंज सुधार युद्धाभ्यास किए, रनवे के पास पहुंचा, रनवे सेंटर लाइन पे एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग की, वाहन के लिए दृष्टिकोण और लैंडिंग इंटरफेस और उच्च गति वाली लैंडिंग स्थितियों का अनुकरण किया, जिससे रीयूजेबल प्रक्षेपण यान के विकास के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में इसरो की विशेषज्ञता की पुष्टि हुई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि कम लिफ्ट टू ड्रैग के अनुपात की वजह से लैंडिंग की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा थी। इसकी कामयाबी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब एक कमर्शियल विमान की जमीन पर लैंडिंग होती है तो उसकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, लेकिन जब एक फाइटर जेट की लैंडिंग होती है तो उस वक्त उसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन इसरो की इस लैंडिंग में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से की है। RLV LEX-1 और LEX-2 मिशनों की सफलता के बाद इसरो के लिए RLV LEX-3 मिशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इस मिशन के लिए जो क्रॉस रेंज रखी गई थी वो 500 मीटर की रखी गई थी। इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है और भारत का मकसद एक ऐसे रॉकेट का निर्माण करना है जिसे बार बार अंतरिक्ष में भेजा जा सके। वहीं जब अंतरिक्ष में भारत के अंतरिक्ष यात्री मौजूद होंगे तो उनकी जरूरतों को लगातार पूरा करने के लिए रॉकेट की जरूरत होगी, जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सके ताकि वैज्ञानिक मिशनों को अंजाम देने में कम खर्चा आए। भारत अब रीयूजेबल रॉकेट के निर्माण के काफी करीब पहुंच चुका है। एक बार जैसे ही रीयूजेबल रॉकेट का निर्माण होता है, भारत जो पहले से ही काफी कम खर्च में स्पेस मिशनों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है, वो और भी कम खर्च में स्पेस मिशनों को अंजाम दे पाएगा, जिससे इसरो के लिए कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करना काफी आसान हो जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या एशिया में कई तरह की चीजें चल रही हैं। अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है? ऐसा कहने के पीछे एक बड़ा कारण है और कारण है रूस। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा
रहा है कि नाटो की एंट्री एशिया में हो रही है। और ये बात इन्होंने कब कहा, आपको याद होगा, ये वियतनाम पहुंचे थे, उत्तर कोरिया से सीधे वियतनाम पहुंच गए थे। और वियतनाम जब पहुंचे थे तो वियतनाम में इन्होंने बातचीत करी। बातचीत करने के बाद इन्होंने कहा वियतनाम से कि वियतनाम चलो एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करते हैं। उत्तर कोरिया के साथ जैसे इन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया, उसके बाद इन्होंने वियतनाम से भी कहा, लेकिन वियतनाम ने उस समय तुरंत हामी नहीं भरी है। हालांकि एक चीज देखने को मिला कि राष्ट्रपति पुतिन ने हर उस देश को टच किया है जिन देशों को कभी सोवियत संघ यूएसएसआर ने मदद किया था। वियतनाम को भी सोवियत संघ ने बहुत ज्यादा मदद किया था, जिसकी वजह से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक हो पाए थे। और अब ये एक बार फिर वहां पहुंचे थे और यहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने ये कहा था कि आप हमारे साथ सिक्योरिटी पैक्ट में साइन हो जाइए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वियतनाम ने तुरंत से हामी नहीं भरी है। और वियतनाम से लौटने के बाद भारत को भी इसी तरीके का प्रपोजल भेजा गया है जो हमने आपको सुबह बताया था। अब अगर ये बातें तो तय है कि ये देखने को मिल रहा है कि नाटो बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है। आने वाले समय में अगर जंग हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जिस रूप से दोनों के दोनों देश आक्रामक हुए जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है नाटो के चीफ के द्वारा कि जितने भी नाटो के देश हैं परमाणु हथियारों को तैयार रखो। और ये भी कहा गया कि हाल के समय में नाटो अलाइज ने सबसे ज्यादा डिफेंस में खर्चा किया है, बहुत ज्यादा हथियारों को खरीदा है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने जमकर हथियार बेचे हैं। पर ये चीजें एक टेंशन को जन्म दे रही हैं। यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। और अब वो चाह रहे हैं कि जो टाइम है अपने परमाणु हथियारों को छोड़ने का, उस टाइम को भी इन्होंने घटा दिया है। ये बातें अगर आपको हल्की फुल्की लग रही हैं तो ये बातें हल्की फुल्की नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम घटाने का मतलब है कि ये अगर इन पर हमला होता है या इनको कुछ ऐसा लगता है कि हमले की जरूरत है तो ये सोचने समझने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। और ये बताता है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, जो खतरा एक विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को लेकर जा रहा है। वैसे अब ये आने वाले समय में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर चीजें धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रही हैं। वैसे आपको बता दूं, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं कि देखिए एक फुल्ली फंडेड नाटो जो होगा ये रूस को तो दिक्कत कर देगा, पैदा हो सकता है रूस के लिए समस्याएं खड़ी कर दे, लेकिन यूरोपीय देश भी इसमें जाएंगे। 20 यूरोपीय देशों को इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जो 32 मेंबर हैं उन 32 मेंबर में से 20 को झेलना पड़ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।